तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अब सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला अब सबको हमेशा खुश रखे और दोनों जहानों में कामयाब करे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए, और जो लोग हम में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए। आज जो वाक़यात में अब सब के लिए लाया हूँ, ये वाक़यात बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या शरिया ने भेजा है, जो कि मुंबई, इंडिया से ताल्लुक़ रखती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अब ठीक होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम शरिया है और मैं मुंबई, इंडिया की रहने वाली हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे आपके YouTube चैनल का पता चला। जब मैंने वहाँ स्टोरीज सुने तो सोचा कि अपना भी एक वाक़या अब से शेयर करूँ। जो वाक़या मैं अब से शेयर करने जा रही हूँ, यह वाक़या आज से 10 साल पुराना है, जब हम एक किराए के घर में रहा करते थे। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली के लिए काफी हो जाता था। इस घर में हम 4 बहन भाई अपने वालिदैन के साथ रहते थे। जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई तो उसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जिस कंपनी में जॉब करता था वो एक बड़ी कंपनी थी जो अपने मुलाजिमीन को फ्लैट्स भी देती थी। जब इसने अलग होने के लिए वालिदैन से मशवरा किया तो मेरे वालिदैन ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। मेरे भाई और वालिदैन ने मिलकर ये फैसला किया था कि हफ्ते में 2 दिन मेरी उम्मी वहां रहने चली जाएंगी और कभी भाई और भाभी यहां आकर रह लिया करेंगे। इस तरह हंसी खुशी हमारे घर का निजाम चलता रहेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद भाई और भाभी इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो उन्हें कंपनी की तरफ से दिया गया था। ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसके 2 कमरे और एक छोटा सा टीवी लॉन्च था। शुरू के दिनों में तो हमारा वहां चक्कर ना लग सका, क्योंकि भाई और भाभी नए नए शिफ्ट हुए थे, जो काफी टाइम तक सामान सीट करते रहे थे। जब वो वहां एडजस्ट हो गए तो एक रोज में और मेरी उम्मी वहां रहने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जब हम अपनी भाभी से मिले तो हमें उनमें काफी तब्दीली नजर आई, क्योंकि उनके चेहरे पर अब वो रौनक नहीं थी जो हमारे घर रहते हुए हुआ करती थी। उनका वो हंसता खिलता चेहरा अब मुरझा सा गया था। भाभी को देखकर मेरी वालिदा काफी परेशान हुई और भाई से पूछने लगे कि तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखते। ये पहले तो ऐसी नहीं थी। इस पर मेरे भाई ने हल्का सा हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं उम्मी, इसे घर में भूत दुखते हैं। तब मैं भी वहां मौजूद थी और ये सब मेरे भाई ने हंसते हुए बोला था, लेकिन भाभी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि यहाँ कोई गड़बड़ है, और ये बात मेरी उम्मी भी महसूस कर चुकी थी। लेकिन उन्होंने इस वक्त फौरन बात बदल दी थी, क्योंकि वो ये बात फिर किसी और वक्त करना चाहती थी। खैर से हम इस रात सोए ही थे कि आधी रात के वक्त उस कमरे के वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आने लगी। अब वो आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई शावर के नीचे खड़ा होता है और कुछ देर शावर लेने के बाद एक कदम पीछे हो जाता है और 5-10 सेकंड के बाद दोबारा एक कदम बढ़ाकर शावर के नीचे आकर खड़ा हो जाता। वो जो कोई भी था, जब वो अपनी जगह बदलता था तो एक आवाज आती थी, बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे कोई जमीन पर गिरे पानी पर कूदा है। शुरू में तो मैं यही समझी थी कि शायद मेरी उम्मी वॉशरूम में है, लेकिन जब इस आवाज को मैंने महसूस किया तो मैं फौरन उठकर बैठ गई।
असल में मेरी उम्मी बेड पर सो रही थी जो कि एक सिंगल बेड था और मैं नीचे जमीन पर मैट्रेस बिछाकर सोई हुई थी, गहरी नींद में थी। ये सब देखकर मुझे खौफ आने लगा था क्योंकि जिस रूम में हम सोए थे वहां मेरे और उम्मी के अलावा कोई भी नहीं था, जबकि भाई और भाभी का अलग कमरा था जिनके कमरे में पहले से वॉशरूम था। मैं इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर देखने जाती, इसलिए जिस जगह में सोई थी वहीं लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद वो आवाज आना बंद हो गई थी और मुझे भी नींद आ गई थी। सुबह जब हम मिलकर नाश्ता करने लगे तो मेरी उम्मी ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनने के बाद हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि कोई आधी रात के वक्त उनके पांव दबा रहा था। वो गहरी नींद में थीं और पांव दबने की वजह से उनकी थोड़ी सी आंख खुल गई, जिस पर उन्होंने देखा कि एक लड़की बैठी है जिसके बाल खिले हैं और वो उनके पांव दबा रही है। मेरी उम्मी को लगा कि मैं उनके पांव दबा रही हूं। उन्होंने नींद में बोला कि बस कर दो शरिया, इस वक्त मेरे पांव क्यों दबा रही हो। इस पर इस लड़की ने गुस्से में कहा कि मैं शरिया नहीं हूं और न ही मैं आपके पांव दबाने यहाँ आई हूं। आप मेरी जगह पर सोई हैं, इसलिए मैं आपको उठाने आई हूं क्योंकि अब मैं सो नहीं पा रही। बेहतर यही होगा कि अब फौरन उठ जाएं और दोबारा भूलकर भी यहाँ सोने की कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरी उम्मी ने बताया कि इसके फौरन बाद में उठकर बैठ गई। मैं जैसे ही बैठी वो लड़की भागकर वॉशरूम में घुस गई। जब मैंने वॉशरूम में देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था और शरिया अपनी जगह पर गहरी नींद सो रही थी। ये सब बातें सुनकर हम बहुत खौफजदा हुए और तब हम सब नाश्ता कर रहे थे। ये सुनते ही मेरी भाभी फौरन बोल पड़ी कि इस लड़की को मैं पहले दिन से इस घर में देख रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात पर यकीन ही नहीं करते, ये समझते हैं कि ये सब मेरा वहम। फिर भाभी ने बताया कि उन्हें पहले दिन से महसूस हो रहा था जैसे उनके साथ वाले रूम में कोई रहता है। जब रात में भाई सो जाया करते थे तब भाभी को घर में कोई चलता फिरता नजर आता था। अक्सर साथ वाले कमरे का दरवाजा खिलता था और कोई अंधेरे में किचन की तरफ जाता हुआ नजर आता था और कुछ ही देर बाद किचन से खाना जलने की स्मेल आने लगती थी जो इतनी तेज होती थी कि दिमाग पर चढ़ने लग जाती थी। और जब भाभी भाई को नींद से जगाती थी तो वो स्मेल आना फौरन बंद हो जाती थी और जो कोई घर में होता था वो भाई के जागने पर गायब हो जाता था। इस वजह से मेरे भाई को लगता था कि ये सब उनकी बीवी का वहम है। मेरी भाभी ने यह भी बताया कि जब उनका इस फ्लैट में पहला दिन था तब उन्होंने सिर्फ अपना कमरा सीट किया था। कमरा सीट करते करते रात हो गई थी क्योंकि वो शाम के वक्त ही वहां पहुंचे थे। वो लोग काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बाकी का सामान कल सीट करेंगे। तब उन्होंने किचन की सेटिंग भी नहीं की थी और भाई तब बाहर से रात का खाना लेने गए हुए थे, जबकि मेरी भाभी अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल बना रही थी। तब मेरी भाभी को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में एक लड़की नजर आई थी जो किचन से निकलकर उनके साथ वाले कमरे में चली गई थी। जब मेरी भाभी इसके पीछे गई तो इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी भाभी ने वो पूरा कमरा अच्छी तरह चेक किया था और उसके वॉशरूम में भी देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया था। जब वो वापस अपने कमरे में आए तो उन्हें किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी और साथ में ये भी कहा गया कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर नहीं आई, तुम मेरे घर आए हो, और अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ये सब वो बातें थीं जो मेरे भाई को पहले से भाभी ने बता रखी थी, लेकिन भाई अब तक यही समझ रहे थे कि शायद ये सब उनका वहम है और हम अकेले रहने लगे हैं। शायद इस वजह से भाभी को ऐसे अजीब और गरीब ख्याल आ रहे हैं। इस सब के फौरन बाद ही हमने वो फ्लैट छोड़ दिया था। भाई और भाभी को हम इसी दिन घर वापस ले आए थे, जबकि सामान हमने 1-2 रोज में उठवा लिया था।
इस वाकया के 1 महीने बाद मेरे भाई को दूसरा फ्लैट मिल गया था जो ठीक उसके साथ वाली बिल्डिंग में था। मेरे भाई और भाभी इस जगह 5 साल रहे थे और उन 5 सालों में इस फ्लैट में कोई भी रह सका। शुरू में कुछ फैमिलीज रहने आई थी, लेकिन वहां जो आता था वो 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता था, जिसके बाद सोसाइटी वालों ने इस फ्लैट को बंद कर दिया था, जिसे काफी अरसे बाद किसी कंपनी ने अपना सामान रखने के लिए किराए पर ले लिया था। लेकिन वहां सामान रखने और लेने जो भी आता था वो कभी अकेला नहीं आता था, हमेशा 2-3 लोग इकट्ठे आते थे जो दिन ही दिन में अपना काम करके चले जाते थे। उनका कहना था कि एक बार जब उनका ड्राइवर रात के वक्त इस फ्लैट से सामान उठाने आया था तो उसने वहां एक ऐसी औरत देखी थी जिसका चेहरा इंतहाई परसरर था और उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़ये की जानिब जो मुस्तफ़ा ने सक्खर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं सक्खर का रहने वाला हूँ। जो वाक़या मैं अब से शेयर करने जा रहा हूँ ये वाक़या मेरे बचपन का है। तब मेरी उम्र 12-13 साल थी, जबकि अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। जिस जगह हम लोग रहते थे हमारे घर के ठीक सामने एक पुराना सरकारी स्कूल था जो कि काफ़ी बड़ा था। हमारे इलाके में बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते और पूरा दिन घरों में गुजारते हैं, और जब शाम का वक्त होने लगता है तब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगते हैं। हमारी साइड पर ज्यादातर लोग गर्मियों में दोपहर के वक्त सो जाते हैं। अक्सर माएं अपने बच्चों को कूलर वाले कमरे में सुला देती हैं। इन दिनों भी शदीद गर्मी थी और जून का महीना चल रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर में बाहर चला जाता था और पूरा दोपहर बाहर गर्मी में खेलता कूदता रहता था। ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस बात पर मैं अपने दादा दादी और अबू से कई बार डांट खा चुका था। जब भी दोपहर होती थी मैं रोजाना बाहर खेलने चला जाता था और मेरे घर वाले परेशान रहते थे कि मैं इतनी गर्मी में घर से बाहर हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अबू भी घर पर थे। इस दिन इनको ऑफिस से छुट्टी थी। दोपहर में जब मेरे दोस्त मुझे बुलाने आए तो मेरे अबू ने मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया और उनको भी यही बोला कि बेटा इतनी गर्मी है, अब सब अपने अपने घर जाओ और आराम करो, जब शाम होगी तब बेशक बाहर आ जाना। इसके बाद मेरे दोस्त वापस चले गए और हम सब घर वाले दोपहर का खाना खाकर सो गए। लेकिन मुझे बाहर जाना था और मैं इस इंतजार में था कि कब मेरे घर वाले सोएंगे और मैं बाहर खेलने जाऊंगा। जब मैंने तसल्ली कर ली कि सब सो गए हैं तब मैं आराम से उठा और अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैं अपने दोस्तों को तलाश करने लगा, क्योंकि मैं उनके घर नहीं जा सकता था। वो भी मेरी तरह चोरी छुपे निकलते थे। उनको तलाश करता मैं इस स्कूल में चला गया जो ठीक हमारे घर के सामने था, क्योंकि अक्सर हम इसके ग्राउंड में भी कुछ सायादार दरख्तों के नीचे खेला करते थे। वहां पहुंचने पर भी वो मुझे नहीं मिले और मैं इस स्कूल के क्लास रूम्स की तरफ बढ़ने लगा, जिसके कॉरिडोर की छांव में हम अक्सर बैठे बातें किया करते थे। मैं इस जगह के करीब पहुंचने ही वाला था कि मैंने दूर से एक बहुत अजीब इंसान देखा जो कि इस कॉरिडोर में गर्दन झुकाए बैठा था। वो एक बहुत ही ज़ईफ इंसान था जिसके हाथ में एक मोटा लकड़ी का डंडा था जो उसने बहुत ही मजबूती से थाम रखा था। वो इतना ज़ईफ इंसान था कि इसका पूरा जिस्म कांप रहा था और जिस हाथ में उसने वो लकड़ी का टुकड़ा थाम रखा था इसका वो हाथ तो बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। वो इंसान मुझे काफी अजीब और परसरर लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए थे और मैं मौका देखते ही एक पिलर के पीछे छप गया था। मैं इसको छप कर देख रहा था और सोच रहा था कि ये इतनी गर्मी में यहाँ कैसे आया होगा। और ये मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि तब स्कूल का गेट मुकम्मल बंद होता था, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ताला लगाकर सो जाता था और हम सब लड़के स्कूल की दीवार फलांग कर जाते थे। मैं वहां खड़ा ही था कि अचानक मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जो नाकाबिल यकीन था। जो ज़ईफ आदमी दूरी पर बैठा था वो सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा था
जब इसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस आदमी का नाक और दोनों कान नहीं। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ज़ईफ लगता था, जिसकी उम्र 100 साल से भी कहीं ज्यादा मालूम होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बूढ़ा इंसान कभी नहीं देखा था। इसके सर पर चंद सफेद बाल थे जो कि काफी लंबे थे और उसके पूरे चेहरे पर जियारियां थी। ये देखते ही मैं इस जगह से फौरन भाग पड़ा और कैसे घर पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद जब मेरी आंख खिली तो मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े थे और मेरी वालिदा मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थीं। फिर बाद में जब उन्हें मैंने सारा वाकया सुनाया तो मेरे दादा दादी ने कहा कि गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त ऐसी जगहों पर जनवत आ जाते हैं। जो चीज तुमने देखी वो गैर मरी मखलूक में से थी। अल्लाह का शुक्र करो कि इसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिजवान भाई, इस वाकये के बाद मुझे 10 दिन लगातार बुखार रहा था। इस वाकया से मुझे ऐसा सबक मिला कि मैं इस दिन के बाद गर्मियों की दोपहर में कभी बाहर नहीं निकला। वो चीज इतनी खौफजदा थी कि आज भी मुझे इसका चेहरा याद है। इस चीज को मैंने ज्यादा वक्त के लिए तो नहीं देखा था, लेकिन वो खौफजदा ही इतनी थी कि इसकी जसामत से लेकर चेहरे तक एक चीज मेरे दिमाग में छप गई। ये मेरा वाकया था, इसे अपनी एपिसोड में शामिल कर दीजिएगा। मैं शरिया और मुस्तफ़ा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड अब सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।